नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली वीडियो में हमने तिंसित सार्वधातुकम, कर्तृशब्द और सार्वधातुक आर्धातुकयोः इन तीन सूत्रों को पढ़ा था। तिंसित सार्वधातुकम जो सूत्र था वो तिंग तथा सित प्रत्यय के परे रहते क्या करता था, तिंग और सित प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा करता था। इसके बाद था कर्तृशब्द, वो क्या कहता था कि कर्ता के अर्थ में हुए जो प्रत्यय हैं उनसे परे रहते, अर्थात जो सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय उनके परे रहते सप प्रत्यय होता था। ठीक है, और सप प्रत्यय में हमने सैकित संज्ञा लसक तद्धित से कर दी थी और तस्य लोपे से उसका लोप कर दिया, तथा पैकी हलंत्यम से इत संज्ञा होकर के उसका भी तस्य लोपे से लोप हो जाता है। तो शेष क्या रहता है, सप प्रत्यय में अशेष रहता है। ठीक है, उसके बाद जो सूत्र था सार्वधातुक आर्धातुकयोः, वो कहता है कि सार्वधातुक प्रत्यय और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते इगंत अंग को क्या करता है, गुण करता है। इगंत अंग को क्या करता है, गुण करता है। और गुण इगंत अंग का मतलब होता है इक अंतः इति इगंत, अर्थात इक प्रत्याहार का जो वर्ण है, इक प्रत्याहार का जो वर्ण है उसके स्थान पर, इक प्रत्याहार में ई उ री री ये वर्ण आते हैं। तो जैसे ये भू था और भू के बाद में सब प्रत्यय में ऐसे रहा, सामने सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय क्या बचा था, ती, तो ये इगंत अंग है। भय में जो ऊ है वो कैसा अंग है, इगंत अंग है। कैसा अंग है, इगंत। तो इस इगंत अंग को सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते। अब ये जो अ है सप ये सित होने के कारण इसकी भी तिंसित सार्वधातुकम से क्या हो गई थी, सार्वधातुक संज्ञा हो गई थी। ठीक है, तो इसकी भी जब सार्वधातुक संज्ञा हो गई तो ये सित होने के कारण इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा तिंसित सार्वधातुकम से हुई थी। तो इगंत अंग को क्या करता है, ये गुण करता है। कौन सा सूत्र, सार्वधातुक आर्धातुकयोः। कब करता है, जब सार्वधातुक प्रत्यय परे हो। तो इस भय में जो ऊ है इस ऊ को गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाती थी हमारी, भो धन ए धन ती, ये स्थिति बन जाती थी। ठीक है ना, तो भय धन ओ धन ती जब ये स्थिति बन जाती थी तो अब इस स्थिति में देखिए जो भय में जो ओ है, ठीक है ना, इस ओ के स्थान पर सामने असमान स्वर है तो एचो अव्यय इस ओ के स्थान पर क्या आदेश कर देता था, अव आदेश कर देता था। सामने ए है उधर ती है और इधर क्या है भय, और आधे भय में ये स्वर मिल जाएगा, वय में भी ये स्वर मिल जाएगा, मिलाकर के क्या रूप सिद्ध होता था हमारा, भवती रूप सिद्ध होता। ठीक है, अब देखिए अब हम भवती और भवतय जो दो उदाहरण है तिंसित सार्वधातुकों की उनकी रूप सिद्धि बनाने जा रहे हैं कि कैसे भवती रूप सिद्ध होता है और कैसे भवतय रूप सिद्ध होता है। तो तिंसित सार्वधातुकम जो सूत्र है उसके दो उदाहरण है, एक तो है भवती और एक है भवतय। तो सबसे पहले हम भवती शब्द को सिद्ध करेंगे कि भवती जो शब्द है उसकी रूप सिद्धि कैसे बनाई जाती है, भवती। अब देखिए भवती है जो कौन सा पुरुष कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन और लट लकार है। कौन सा लकार है, लट। हम लट लकार के बारे में ही चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद में आएगा हमारा लंग विधिलिंग लकार, लंग लकार, रिट लकार और लोट लकार। तो पहले हम लट लकार की चर्चा कर रहे हैं। तो भू धातु है और लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। ठीक है ना, तो ये भवती क्या है, लट लकार है, भू धातु है इसमें और प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, अब देखिए अब भवती है तो इस भवती शब्द में हमको धातु पता होना चाहिए। तो कौन सी धातु है, भू सत्तायाम, अर्थात भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्ता। भू सत्तायाम अर्थात भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्ता अर्थ में भू धातु का प्रयोग होता है। भू धातु का प्रयोग सत्ता अर्थ में होता है। तो भू सत्तायाम धातु, भू धातु है, धातु की, भू धातु की सबसे पहले हम क्या करेंगे, भुआदियो धातुवे जो हमने सूत्र पढ़ा था प्रथम वर्ष में, भुआदियो धातुवे, भुआदियो धातुवे सूत्र से इस भू धातु की क्या करेंगे, हम धातु संज्ञा करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम धातु संज्ञा। भुआदि धातु हमने सूत्र पढ़ा था असंधि प्रकरण में कि भू आदि की धातु संज्ञा होती है। अब धातु संज्ञा करने का फल क्या है कि अब हमको ये धातु संज्ञा होने के बाद ये निश्चित हो जाता है कि भू एक क्या है, धातु है। क्या है, धातु। तो भू सत्तायाम धातु की भुआदि धातु सूत्र से धातु संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हुई, धातु संज्ञा हुई। अब धातु संज्ञा कर दी। अब धातु संज्ञा करने का मतलब अब क्या हो गया कि भू धातु है। ठीक है ना, अब भू धातु हो गई। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम, भू धातु से वर्तमाने लट जो हमने सूत्र पढ़ा था भवादि प्रकरण में पहला,
उस सूत्र से क्या करेंगे, वो करता है कि वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातोर लट स्यात्, वर्तमान क्रिया वृत्तेर धातोर लट स्यात्, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया के साथ में धातु से लट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो वर्तमाने लट सूत्र पढ़ा था, तो वो क्या करेगा, वर्तमाने लट सूत्र से लट लकार हुआ, लट लकार हुआ। कौन सा लकार हुआ, लट लकार हुआ। अब भू धातु से हमने लट लकार कर दिया तो स्थिति क्या बनी, भूधन लट, भूधन लट। अब देखिए इस लट में टे की हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी और लय में स्थित जो अ है उसकी भी क्या हो जाएगी, उपदेश अजनासिक, सॉरी लय की भी क्या हो जाएगी, उपदेश अजनासिक, लय में स्थित है की उपदेश अजनासिक से इत संज्ञा हो जाएगी। तो स्थिति क्या बचेगी यहाँ पर, भूधन ए, ये स्थिति बचेगी। ठीक है ना। तो अब लट में क्या करेंगे, अटावितौ, अर्थात लट में ए की और टे की क्या हो जाती है, इत संज्ञा। वर्तमान लट जब सूत्र पढ़ा था तो वहां पर लिखा हुआ था कि अटावितौ, अटावितौ का मतलब लट में टे की इत संज्ञा और ए की इत संज्ञा हुई, तो शेष क्या रहा, लय शेष रहा। ठीक है। तो अब इसको हम कर सकते हैं यहाँ पर कि लट में टे की हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से, हलंत्यम ये हमको पता होना चाहिए, बार बार में नहीं लिखना पड़े, तो इसलिए इस सिद्धि में ही लिखा रहा हूं। हलंत्यम सूत्र से लट के टे की संज्ञा हुई, टे की, क्योंकि उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण है तो उपदेश अवस्था में अंतिम हलवर्ण की संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है, इत संज्ञा हुई। तथा लय में स्थित, लय में स्थित ए, लय में स्थित ए की उपदेशे अज अनुनासिक इत, उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा हुई। क्या हुई, इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा जब हो जाती है तो दोनों के स्थान पर एक इत संज्ञा हो जाएगी तो तस्य लोपे से उसका लोप, और टे की भी इत संज्ञा होगी तो उसका भी तस्य लोपे से लोप। इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपे सूत्र से, एक जगह ही लिख दिया है मैंने तस्य लोपे सूत्र, तस्य लोप है सूत्र से टे व तथा ए का लोप हुआ। क्या हुआ, लोप। अब लोप का मतलब क्या होता है, प्रसक्तस्य आदर्शनम लोप संज्ञेशाद, अर्थात जो ध्वनि सुनाई नहीं दे और दिखाई नहीं दे उसको क्या कहते हैं, हम लोप कहते हैं। अब देखिए भूधन लय है, लट है, तो उस टे की हलंत्यम से इत संज्ञा कर दी और तस्य लोपे से टे का लोप, और लय में स्थित ए की उपदेश अजनासिक इत सूत्र से इत संज्ञा करी और तस्य लोपे से उस ए का भी लोप। तो दोनों का जब लोप हो जाता है तो जब ये दिखाई नहीं देंगे तो स्थिति क्या बनेगी, भूधन लय, ये स्थिति बन जाती है। कौन सी स्थिति बन जाती है, भूधन लय। अर्थात अब ये लय है, ये एक लकार है। क्या है, लकार, लट, अर्थात लट में शेष क्या रहा, लय शेष है। ठीक है। अब देखिए अगला सूत्र आता है हमारा तिप तस झी, तिप तस झी सिप थस थ मिपवस्मस ताताम जय थासाताम द्वमेडवही मही। ये सूत्र क्या करता है कि एते अष्टादश लादेशः लकारस्य स्थाने भवति। ठीक है ना, कि ये जो तिप्तस जी, जो 18 जो आदेश हैं वो किसके स्थान पर होते हैं, लकार के स्थान पर होते हैं। किसके स्थान पर होते हैं, लकार के स्थान पर। तो तिप्तस जी इत्यादि सूत्र से, आधा सूत्र लिखा है इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, इत्यादि सूत्र से, इत्यादि सूत्र से प्रथमा के प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में, क्योंकि ये भवती रूप है, ये कौन सा है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो हम इसकी प्रथम पुरुष एक वचन संज्ञा करेंगे। पहले तो प्रथम पुरुष संज्ञा करेंगे, उसके बाद एक वचन संज्ञा करेंगे। सूत्र हमने पढ़ रखे हैं। ठीक है ना। तो प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय हुआ। कौन सा प्रत्यय हुआ, तिप प्रत्यय हुआ, तिप प्रत्यय हुआ। ठीक है ना। अब हमने क्या कर दिया, इस लकार के स्थान पर, लकार के स्थान पर होता है तो ये लय के स्थान पर क्या हो जाएगा, तिप प्रत्यय हो जाएगा। प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय हुआ। अब ये तिप प्रत्यय कहां हुआ, लकार के स्थान पर, लकार के स्थान पर, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। तिप प्रत्यय
लकार के स्थान पर कर दिया। अब देखिए, अब तिप प्रत्यय जब हमने कर दिया तो अब स्थिति क्या बन जाएगी, देखिए भूधन तिप, लकार के स्थान पर तिप हो गया तो स्थिति क्या बनेगी, भूधन तिप। अब ये तिगंत प्रत्यय है और तिगंत प्रत्यय में परस्मैपदी प्रत्यय है, धातु परस्मैपदी है, भू धातु और परस्मैपदी प्रत्यय लाने, ठीक है ना। अब तिप प्रत्यय हो गया तो इस तिप प्रत्यय में भी क्या कर देंगे हम, पै की हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, हलंत्यम से हलंत्यम सूत्र, फिर आ गया हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से पै की इत संज्ञा हुई, पै की इत संज्ञा हुई, इत संज्ञा हुई तथा तस्य लोपे से, तस्य लोपः सूत्र से उसका लोप हुआ, तस्य लोपः सूत्र से पै का लोप हुआ, लोप हुआ, क्या हो गया, पै का लोप हो गया। अब पै का जब लोप हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भूधन ती, ये स्थिति बन जाएगी, भूधन ती। अब ये देखिए तिप प्रत्यय है तो इसकी हम क्या करेंगे, लह परस्मयी पदम जो सूत्र है उससे क्या होती है, परस्मयी पद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, परस्मयी पद संज्ञा, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तिप प्रत्यय की लह परस्मयी पद सूत्र से क्या हो जाएगी, तो ये लिखिए लह परस्मयी पदम, लह परस्मयी पदम सूत्र से, सूत्र से तिप प्रत्यय की, तिप प्रत्यय की परस्मयी पद संज्ञा हुई, परस्मयी पद संज्ञा हुई। अब परस्मयी पद संज्ञा हो गई इसकी, अब हमको पता लग गया कि ये प्रत्यय कैसा है, परस्मयी पद है, क्योंकि वो क्या कहता है, लय परस्मयी पदम, लकार के स्थान पर हुए जो तिपादी 18 आदेश है उनकी कौन सी संज्ञा होती है, परस्मयी पद संज्ञा होती है, लय परस्मयी पदम। अब लय परस्मयी पदम सूत्र से तिप प्रत्यय की परस्मयी पद संज्ञा हो गई। अब स्थिति वही शेष रहेगी, वही बचेगी, क्या बचेगा, भूधन ती, भूधन ती। अब ये स्थिति हमको यहां तक हमने इन सूत्रों के द्वारा बनाई। अब देखिए, अब हमने इसके बाद जो सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था हमने तिंग सित सार्वधातुकम। कौन सा सूत्र था, तिंग सित सार्वधातुकम। वो सूत्र क्या कहता है कि तिंग सितस्य सार्वधातुक संज्ञा स्यात्, अर्थात तिंग प्रत्यय की, और तिंग प्रत्यय में ती से लेकर के महिंग के ज्ञ तक 18 प्रत्यय आते हैं, तिंग प्रत्यय की तथा सित प्रत्यय की। सित का मतलब ऐसा प्रत्यय जिसमें से की संज्ञा हुई है, तो तिंग और सित प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो देखिए, जो ती प्रत्यय है इसकी तिंगसित सार्वधातुकम से हम क्या करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। तो सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या होगा, जो अग्रिम सूत्र बताएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से, तिंगसित सार्वधातुकम, सार्वधातुकम सूत्र से, सूत्र से तिप प्रत्यय की, तिप प्रत्यय की, तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हुई। कौन सी संज्ञा हो जाएगी, सार्वधातुक संज्ञा हुई। स्थिति वही शेष रहेगी, भूधन तय। अब ये जो तिप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय हो गया, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय हो गया, ठीक है ना। इस ती की, तिप की, तिंगसित सार्वधातुकम से कौन सी संज्ञा हो गई, सार्वधातुक। अब सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या होता है, तो अगला जो सूत्र आता है कर्तृशप। कौन सा सूत्र आता है, कर्तृशप सूत्र कहता है कि कर्ता के अर्थ में जो सार्वधातुक प्रत्यय हुए हैं उन सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते धातु से सप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, सार्वधातुक प्रत्यय के पर में रहने पर धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, सप प्रत्यय। तो सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद तुरंत अगला सूत्र आएगा कर्तरीशप। कौन सा सूत्र आएगा, कर्तरीशप। कर्तरीशप सूत्र के द्वारा या सूत्र से, सूत्र के द्वारा, अब ये सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय है, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे रहते, कर्ता के अर्थ में सार्वधातुक प्रत्यय परे हो तो धातु से सप प्रत्यय होता है। धातु से अर्थात इन दोनों के बीच में कौन सा प्रत्यय होगा, सप प्रत्यय। तो कर्तृशप सूत्र के द्वारा धातु से सप प्रत्यय हुआ, धातु से सप प्रत्यय हुआ, सप प्रत्यय, और सप प्रत्यय की अनुबंध लोप करेंगे, अर्थात सप प्रत्यय में पै की हलंत्यम से संज्ञा, तस्य लोपे से उसका लोप, और सै की लसक तद्धिते से संज्ञा, तस्य लोपे से उसका भी लोप, ठीक है ना। तो धातु से सप प्रत्यय हुआ,
सप प्रत्यय हुआ और सप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? ए। शेष क्या रहता है? ए। तो अब देखिए जब सप प्रत्यय हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? भू धन शप धन ती, ये स्थिति, ठीक है ना। अब इस सप प्रत्यय की हम क्या करेंगे? अनुबंध लोप। अनुबंध लोप का मतलब इस से की लसक तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोपे से उसका लोप और पै की हलंत्यम से इत संज्ञा। तो देखिए अब यहां पर उसको भी लिख लीजिए, लसक तद्धिते सूत्र से, लसक तद्धिते सूत्र से, अब लसक तद्धिते सूत्र का अर्थ हमको पता होना चाहिए कि प्रत्यय के आदि में स्थित लय से और कैवर की संज्ञा हो रही है तद्धित प्रत्यय को छोड़ करके। तो ये प्रत्यय के आदि यानी प्रारंभ में है तो से की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा। लसक तद्धिते सूत्र से सप के से की इत संज्ञा हुई तथा हलंत्यम सूत्र से सप के पै की इत संज्ञा हुई, सप के पै की इत संज्ञा हुई। वह तस्य लोपः से सूत्र से, वह तस्य लोपः सूत्र से दोनों का लोप हुआ, दोनों का लोप हुआ। अब दोनों का जब लोप हो जाएगा तो पै की इत संज्ञा हलंत्यम से और तस्य लोपे से उसका लोप और से की इत संज्ञा लसक व तद्धिते से तस्य लोपे से उस से का भी लोप। तो शेष क्या रहेगा? से में जो ए था वो शेष रहेगा, ठीक है ना। अब स्थिति क्या बन जाएगी? भू धन सप में शेष क्या रहा? ए और उधर क्या है? ती। कौन सा है? ती। अब देखिए अब यहां पर एक बात समझने की है कि ये जो सप प्रत्यय में से की संज्ञा हुई तो ये प्रत्यय कैसा हुआ? सित प्रत्यय हुआ। कैसा प्रत्यय हुआ? सित। अर्थात से की संज्ञा होने के कारण सह इता इति सित, अर्थात से की संज्ञा होने के कारण ये सब प्रत्यय कैसा हुआ? सित हुआ। कैसा हुआ? सित। और पै की संज्ञा होने के कारण कैसा हुआ? पित हुआ। अब देखिए ये सित प्रत्यय हो गया। इस ती की हमने तो पहले से ही सार्वधातुक संज्ञा करने रखी है और तिंग से सार्वधातुक में क्या कहता है कि तिगंत की और सित प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है? सार्वधातुक। तो ये सित प्रत्यय हो गया तो पुनः हम क्या करेंगे? इसकी तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से तो अब क्या करेंगे? इस स्थिति में तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से, तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से पुनः सप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हुई, पुनः सप की सार्वधातुक संज्ञा हुई। अब सार्वधातुक संज्ञा करने का, इस सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या है? तो देखिए अगला सूत्र बताएगा सार्वधातुक आर्धातुकयो। कौन सा सूत्र है? सार्वधातुक आर्धातुकयो। तो देखिए अब स्थिति वही रहेगी हमारी, भू धन, इसकी भी अब सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है और उधर भी क्या है? तिप है। तो भू ए धन ति। अब देखिए अगला सूत्र आता है सार्वधातुक आर्धातुक। वो कहता है कि अन्यो परयो इगंत अंगस्य गुणे स्यात्, अर्थात सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते। अब आर्धातुक प्रत्यय तो अभी हमने पढ़े नहीं है, आर्धातुक की बात आगे आएगी। सार्वधातुक हमने पढ़ लिया है कि सिंह की भी सार्वधातुक संज्ञा होती है और सित की होती है। तो इससे जो ए है ये सित में सब प्रत्यय में बचा है और सब प्रत्यय में से की संज्ञा हुई थी इसलिए वो सित कहलाए। तो इसलिए हमने सब प्रत्यय की फिर से क्या की थी? सार्वधातुक संज्ञा की थी। तो सार्वधातुक संज्ञा फिर से की थी तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सार्वधातुक आर्धातुक जो सूत्र है वो क्या करता है? इगंत अंग को गुण करता है, सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते। अब ये देखिए सप है जो सार्वधातुक प्रत्यय है ये इगंत अंग है, अर्थात भय में जो ऊ है वो इक प्रत्याहार का वर्ण है। इगंत का मतलब इक प्रत्याहार का वर्ण। एक प्रत्याहार में आते हैं ई उ री और री, तो ये एक प्रत्याहार वर्ण है। तो इस ऊ को क्या हो जाएगा? सार्वधातुक आर्धातुक से गुण हो जाएगा। तो गुण ऊ को गुण क्या होता है? ओ होता है। तो देखिए अगला सूत्र लिखिए, सार्वधातुक आर्धातुकयो, सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से अब ये सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र का अर्थ पता होना चाहिए कि इगंत अंग को गुण होता है। कब होता है?
जब सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय परे हो तो, ठीक है ना। सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र से इगंत अंग को गुण हुआ, गुण ओ हुआ। इगंत अंग को मतलब भय में जो ऊ है उसको गुण क्या हो गया, ओ, गुण ओ हुआ। इगंत अंग को गुण ओ हुआ। अब जब इगंत अंग को गुण ओ हो जाएगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, भय में इधर क्या है ओ, क्योंकि ई ऊ को गुण क्या होता है ओ, और उधर क्या है ए, और उधर क्या है ती, ये स्थिति बन जाती है। भय, भो, ए और ती, ठीक है ना। तो सार्वधातुक आर्धातुक के सूत्र ने कौन सा कार्य किया, इस भू धातु में ऊ के स्थान पर ओ गुण कर दिया, ठीक है ना। क्यों कर दिया, क्योंकि सामने क्या है, सित प्रत्यय है, और वो कैसा है, सार्वधातुक संज्ञक प्रत्यय, ठीक है ना। तो इसलिए उसने इस भू के को क्या हो गया, गुण हो गया, ठीक है। तो स्थिति क्या बनी, भो, ए और ती। तो अब क्या लिखेंगे हम, देखिए अब ये भय में ओ है, उधर ए है, तो हमने एक सूत्र पढ़ा था जब अचसंधि प्रकरण पढ़ा था, वहां पर आयादी संधि में एचो अयवाय आवे। कौन सा सूत्र था, एचो अयवाय आवे। वो सूत्र कहता है कि एच क्रमादय, एच क्रमादय, एचो अयवाय सूत्र क्या कहता है कि एच क्रमादय, और एच क्या है, एक प्रत्याहार है जिसमें आते हैं ए, ओ, आई और औ, ये वर्ण आते हैं। तो एच के स्थान पर क्रम से ए के स्थान पर आया आदेश, ओ के स्थान पर अवादेश, और आई के स्थान पर आया आदेश, और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। कब, शूर अच्छी, यदि अच वर्ण बाद में हो तो, अच का मतलब स्वर वर्ण बाद में। तो यहाँ पर देखिए एच प्रत्याहार का वर्ण है, भय में जो ओ है एच प्रत्याहार का वर्ण है, सामने स्वर है, तो इस ओ के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा, अव आदेश हो जाएगा। कौन से सूत्र से होगा, एचो अयवाय। तो इसको लिखिए, इसको लिखिए अब, एचो अव्यय सूत्र से एचो अयवायावह, एचो अयवायावह सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश हुआ, अवादेश हुआ। अब औ में आदेश वो हो गया, तो स्थिति क्या बन जाएगी, देखिए भय में से ओ के स्थान पर हुआ तो भय कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा, ठीक है ना। आदेश कौन सा हो गया, अवादेश, ओ के स्थान पर अव हो गया, सामने क्या है ए, और उधर क्या है ती, उधर क्या है ती। तो ये स्थिति अब हमारी बन चुकी है। एचो अव्यय से इस भय के ओ को क्या हो गया, अवादेश हो गया। अब देखिए, अब ये भय आधा है, सामने स्वर ए है, तो इस भय में क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। वे आधा है, उधर क्या है स्वर, तो इस वे में भी क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। तो मिलाकर के, तो देखिए अब इनको मिलाइए, तो मिलाकर के अब भय पूरा हो गया, तो भय, वे पूरा हो गया, वे, और उधर क्या है ती, मिलाकर के भवती इति रूपम सिद्धम, भवती इति रूपम सिद्धम। भवती यह रूप प्रथमा का एक वचन लट लकार का क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से भवती शब्द की रूप सिद्धि बनती है, ठीक है ना। तो इसमें जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो भवती रूप की सिद्धि इस प्रकार से होती है। भवती है, भू धातु है, भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्ता अर्थ होता है। भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्ता। पेपर में यदि प्रश्न आता है भू धातु कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमान है, अर्थात भू धातु का इस प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, तो क्या लिखोगे, भू सत्तायाम, अर्थात भू धातु का प्रयोग सत्ता अर्थ में होता है। जब भवादि प्रकरण चालू हुआ था तो वहां पर ऊपर लिखा है भू सत्तायाम, अर्थात भू धातु का अर्थ क्या होता है, सत्ता अर्थ होता है, ठीक है। और भू धातु की सबसे पहले हमने क्या की, धातु भुवादियो धातु से धातु संज्ञा की थी, और ये भुवादियो धातु सूत्र हमने प्रथम वर्ष में पढ़ा है, ठीक है ना। उसको वहां पर देखिए कि क्या अर्थ है, किस धातु संज्ञा कब करता है और किसकी करता है। तो पेपर में प्रश्न आता है कि धातु संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो कौन सा है, भुवादियो धातु। भुवादियो धातु क्या करता है, धातु संज्ञा। तो जब इसकी धातु संज्ञा हो गई तो अगला सूत्र क्या कहता है, वर्तमान लट, वो क्या करता है कि वर्तमान क्रिया वृत्तिर धातुर लट स्यात्, अर्थात वर्तमान काल की क्रिया में धातु से कौन सा लकार होता है, लट लकार होता है। तो स्थिति क्या बन गई, भूधन लट हो गया। जब वर्तमान लट से लट हुआ तो अब उसके बाद देखिए लट में जो ट है इसकी हलंत्यम सूत्र से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा, क्योंकि हलंत्यम सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण से इत संज्ञा स्यात्, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल यानी व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। तो हलंत्यम सूत्र से लट के ट की क्या हो गई, इत संज्ञा, और लय में स्थित ए की भी उपदेश अजनासिक इत से क्या हो गई, इत संज्ञा। तो इस लट में जो लय में जो ए है तो उस स्वर
और की कौन से सूत्र से हो जाएगी इत संज्ञा, उपदेश से अजनासिक इत से, और दोनों का तस्य लोपे सूत्र से क्या हो जाएगा लोप, अर्थात ए का और टे का दोनों का क्या हो जाता है लोप। अटावितऊ वर्तमान लट सूत्र में लिखा था अटावितऊ, अर्थात लट में टे की संज्ञा और ए की संज्ञा, तो स्थिति क्या बन जाएगी भूधन ले। तो अब इस स्थिति में हम तिप्तस जी सूत्र पढ़ा था हमने, कौन सा तिप्तस जी सिप्तस थे मिपवस्मस ताताम जय था साताम दोम इड वही महिंग, वो क्या करता है कि लकार के स्थान पर ये 18 प्रत्यय होते हैं, तो इसका क्या कर दिया भूधन तिप, क्योंकि ये कौन सा है प्रथम पुरुष एक वचन, तो ये लिखा हुआ है प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लकार के स्थान पर भू धातु से कौन सा प्रत्यय हुआ तिप, तो स्थिति क्या बनी भूधन तिप। अब ये पे हलंत वर्ण है, उपदेश अवस्था है, तो हलंत्यम सूत्र से पै की भी क्या हो गई इत संज्ञा हो गई और तस्य लोपे से उस पै का लोप हो गया, स्थिति क्या बनी भूधन ती, ये स्थिति हो गई, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा था कौन सा लय परस्मय पदम, वो क्या करता है स्थित प्रत्यय की परस्मय पदी संज्ञा कर देगा, परस्मय पदी संज्ञा हो जाएगी तो तिंग सित सार्वधातुकम, वो सूत्र क्या कहता है कि तिंग प्रत्यय की और सित प्रत्यय की कौन सी संज्ञा होती है सार्वधातुक संज्ञा होती है, तो सार्वधातुक संज्ञा जब हो जाएगी तो स्थिति क्या बनेगी भूधन ती, तब तिंग प्रत्यय है तिप, तो इसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई, तो सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या हुआ कर्तृ सप जो सूत्र है वो क्या करता है धातु से सप प्रत्यय करता है, कौन सा प्रत्यय सप, अब स्थिति बन गई भूधन सप धन ती, ठीक है ना। तो लसक तद्दिते से सप में सैकित संज्ञा तस्य लोपे से उसका लोप, और हलंत्यम सूत्र से पैकित संज्ञा तस्य लोपे से उसका भी लोप, सप में क्या शेष रहा ए शेष रहा, तो तस्य लोपे से लोप करके भू ए और ती, ये स्थिति बनी। उसके बाद हमने सूत्र पढ़ा था तिंग सित सार्वधातुकम सूत्र, वो क्या करता है सबकी सार्वधातुक संज्ञा हो गई, पुनः सार्वधातुक संज्ञा क्यों हुई, क्योंकि ये जो सप प्रत्यय है ये कैसा है सित है और ये कैसा है तिंग है, ठीक है ना। तो तिंग सित सार्वधातुकम संज्ञा जो सूत्र है वो सित की भी सार्वधातुक संज्ञा करता है और तिंग की भी सार्वधातुक संज्ञा करता है, तो इसकी पुनः सार्वधातुक संज्ञा कर दी हमने, अब इस ए की भी क्या हो गई सार्वधातुक संज्ञा, तो अब सार्वधातुक संज्ञा करने का फल क्या हुआ, अगला सूत्र कहता है सार्वधातुक आर्धातुक क्यों कहता है कि इगंत अंग को गुण ओग हो जाएगा, अर्थात ये जो भय में जो ऊ है ये एक प्रत्यार का वर्ण है और एक प्रत्यार में बनाते ई उ री और री, और इसको सार्वधातुक प्रत्यय यदि परे हो तो इगंत अंग को गुण हो जाता है, तो ऊ को गुण क्या हो जाएगा ओ, तो स्थिति क्या बन जाएगी भो धन ए धन ती, तो ओ हो गया, तो अब ये सामने स्वरवर्ण है तो ए चौव्यावे सूत्र क्या कर देगा ओ के स्थान पर अवादेश कर देगा, स्थिति क्या बन जाएगी भय अव अधन ती, और मिलाकर के भवती इति रूपम सिद्धम, तो ये प्रथमा का बहुवचन क्या होता है शुद्ध होता है। अब देखिए अगला जो उदाहरण है वो है भवतय, कौन सा उदाहरण है भवतय, अब हम भवतय रूप को सिद्ध करेंगे कि भवतय रूप कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो अब ये दो तरीके के हम सिद्धि बना सकते हैं, एक तरीका तो ये हुआ, उसके बाद हम दूसरा तरीका हमारा जो प्लस प्लस वाला है उस तरीके से भी हम बना सकते हैं कि सबसे पहले भू धातु लिखेंगे और उसकी सार्वधातु धातु संज्ञा करेंगे, कौन से सूत्र से भूवादियो धातु से, उसके बाद हम क्या लिखेंगे भू धातु, उसके बाद उसके लट लकार करेंगे, लट लकार किसके कौन से सूत्र से होगा वर्तमाने लट से, दूसरा तरीका सिद्धि बनाने का ये भी है, तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगला जो उदाहरण है हमारा वो है प्रथम पुरुष, अर्थात प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो भवती हमारा सिद्ध हो गया, तो प्रथम पुरुष का द्विवचन कौन सा है भवतः, कौन सा है भवतः, तो भवतः रूप कैसे सिद्ध होगा, तो वही इसमें सूत्र लगेंगे, वहां पर प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में नया करके प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय आ जाएगा तस प्रत्यय आ जाएगा, तो स्थिति वही रहेगी, वही सार्वधातुक संज्ञा होगी, लट लकार होगा तस प्रत्यय आएगा और लट में टै की और ए की इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना।